हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नया अंतरिक्ष युग के बारे में। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से इसको हम जोड़कर देख सकते हैं, और जो कि जीएस पेपर 3 में ये विषय रखा गया है। बात करें तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो प्रीलिम्स में 2 बार इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मेंस में भी 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यानपूर्वक हम इस वाले एडिटोरियल को पढ़ेंगे, कुछ तथ्य को याद करने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर लास्ट में उन प्रश्न को भी हम देखेंगे जो कि पिछले साल में पूछा गया था। तो पहले हम देखते हैं संदर्भ क्या है, रेफरेंस क्या है। तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की ओर से तेजी से बढ़ते निवेश और तकनीकी नवाचार की त्वरित गति के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, जो एक नए अंतरिक्ष युग, द न्यू स्पेस एज का सूत्रपात कर रहा है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी। देखिए, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी, वर्ष 2025 तक लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी, जहां निजी भागीदारी में वृद्धि के कारण उपग्रह प्रक्षेपण सेवा खंड में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिलेगी। तो एक तथ्य मिला कि 2025 तक भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। कुछ और अगर हम बिलियन डॉलर की बात करें तो भारत में जो रेमिटांस है वो 2021-22 में देखा जाए तो करीब 100 बिलियन डॉलर है। चीन में 51 बिलियन डॉलर रहा रेमिटांस 2021-22 में, पाकिस्तान में 27 बिलियन डॉलर रहा, श्रीलंका में 6 बिलियन डॉलर रहा, बांग्लादेश में करीब 15 बिलियन डॉलर रहा। इसके अलावा अगर कुछ और हम तथ्य की बात करें तो भारत का लक्ष्य है कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने 2025 तक। भारत का एक्सपोर्ट अगर देखें जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन डॉलर का रहा है 2021-22 में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो भी 250 बिलियन डॉलर का रहा है, यानी करीब 750 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन लगभग 900 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट भी किया है, यानी कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग हम कह लें कि 200-250 के आसपास बिलियन डॉलर के पास रहा है। 900 अगर देखें, 400 ये, 200 हम सर्विस सेक्टर ले लें, 600 अमेरिकी डॉलर बिलियन डॉलर, और 900 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट कराया है, तो करीब 250 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहा है, यानी कि व्यापार घाटा रहा है। फिर आ जाएं अपने इस टॉपिक पर। तो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जो कि एक बड़ी बात होगी। स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण ने निजी उद्यम के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र का द्वार खोलने की दिशा में आशाजनक ध्यान आकर्षित किया है। प्रीलिम्स के लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको हम फिर से पढ़ लें। स्काई रूट स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस, तो विक्रम एस क्या है, तो पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है भारत के, है ना। ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले विक्रम एस क्या है, निम्नलिखित में से विक्रम एस क्या है, तो क्या है विक्रम एस, तो स्काई रूट स्टार्टअप एक है जिसके द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है। ये भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम एस। तो भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है विक्रम एस। तो इसका सफल प्रक्षेपण ने निजी उद्यम के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र का द्वार
खोलने की दिशा में आशाजनक ध्यान आकर्षित किया है, जबकि यह कई अवसर प्रदान करता है। यह कई विशिष्ट चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है, जिन्हें न्यू स्पेस के समग्र दृष्टिकोण को विकसित करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संबोधित करना आवश्यक है। विक्रम एस क्या है? तो रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई। और तथ्य को याद करें तो पिछले वीडियोस में हमने याद किया था कि एक कानून है 1969 का, जिसका नाम है RBD एक्ट, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसके तहत अगर देखा जाए तो एक 21 दिन के भीतर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 21 दिन के भीतर उसका पंजीकरण कराना आवश्यक है। और अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो एक सर्वेक्षण में बताया गया कि 2010 में जितना बर्थ हुआ था उसका बहुत बड़ा, मतलब अगर हम आंकड़े की बात करें सही तो लगभग उस समय जन्म के जो आंकड़े थे, मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों के जो आंकड़े थे वो 50% से ज़्यादा ही थे, लेकिन वो 2019 में बढ़ करके 92.7% के आसपास, ऐसे 92% हम कह लें मोटे मोटा हो गए थे। और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण जो कि 2010 में लगभग 67% के आसपास ऐसे ही रहा था, वो 2019 में बढ़ करके भी 92% के आसपास हो गए थे। यानी कि कुल मिलाकर के 2010 के आसपास जन्म और मृत्यु के जो आंकड़े, जो प्रमाण पत्र बनवाने वालों के जो आंकड़े थे, वो जहां 67% 80% के आसपास रहा करते थे, क्रमशः वो बढ़ करके 92% 92.7% क्रमशः हो गए थे। तो एक बड़ी बात थी। अब आ जाए फिर से इस पे। तो विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्या है? रॉकेट है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन हैं? तो विक्रम साराभाई हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। 2025 तक भारत का जो स्पेस इकोनॉमी है, यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है, वो 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है। यह रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। यह एक एकल चरण उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। यह एक एकल चरण उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है जो 3 ग्राहक पेलोड लेकर अंतरिक्ष में गया। इसे कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर और 3D प्रिंटेड घटकों सहित अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है? वाई स्पेस सेक्टर डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो अन्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे अंतरिक्ष अभियान, एरोस्पेस, IT हार्डवेयर और दूरसंचार क्षेत्रों का एकीकरण है। अंतरिक्ष अभियान, एरोस्पेस, IT हार्डवेयर और दूरसंचार क्षेत्रों का एकीकरण है। इसलिए तर्क दिया जाता है कि इस क्षेत्र में निवेश से अन्य क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्यों महत्वपूर्ण है? तो कनेक्टेड द अनकनेक्टेड।
कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से उपग्रह संचार दूरस्थ क्षेत्रों तक अधिक सरल पहुंच बना सकता है, जहां पारंपरिक नेटवर्क के लिए भारी पूरक अवसंरचना की आवश्यकता होती है। विश्व आर्थिक मंच ने सितंबर 2020 में कहा था कि उपग्रह संचार दुनिया की 49% असंबद्ध या अनकनेक्टेड आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है। विश्व आर्थिक मंच ने क्या कहा था? सितंबर 2020 में कहा था कि उपग्रह संचार यानी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो दुनिया की 49% असंबद्ध या अनकनेक्टेड आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है। तो विश्व आर्थिक मंच ने 2020 में कहा था, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने सितंबर 2020 में कहा था कि उपग्रह संचार दुनिया की 49% असंबद्ध या अनकनेक्टेड आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है। फिर से बातें याद करें तो 2025 तक भारत का जो स्पेस इकोनॉमी है वो 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर USD का हो जाएगा। और विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट है। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन हैं? तो विक्रम साराभाई हैं। और विश्व आर्थिक मंच ने क्या कहा? तो सितंबर 2020 में कहा कि उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन दुनिया के 49% असंबद्ध यानी कि अनकनेक्टेड आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है, ये कहा था। अगला फ़ायदा क्या है? जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इन सबके अगले फ़ायदे, अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो अगला जो बिंदु है वो है जलवायु परिवर्तन से निपटना। उपग्रह मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह जो है सैटेलाइट वो मौसम पूर्वानुमान के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और किसी क्षेत्र की जलवायु एवं वास क्षमता हैबिटेबिलिटी के दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने और उन्हें दर्ज करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए प्रादेशिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पैमानों पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव भी की निगरानी करके सरकारें किसानों और आश्रित उद्योगों के लिए अधिक व्यावहारिक तथा रोधी योजनाएं तैयार करने में सक्षम होती हैं। इसके अतिरिक्त वे भूकंप, सुनामी, बाढ़, वनाग्नि, खनन दुर्घटना जैसी प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध वास्तविक समय निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग और पूर्व चेतावनी समाधानों के रूप में भी योगदान कर सकते हैं। वास्तविक समय निगरानी रक्षा क्षेत्रों में भी कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? निजी प्रवेश के लिए छोटी खिड़की, निजी क्षेत्र आए, इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा भारत के लिए। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक बजट के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए रखे जाते हैं, जिनमें से अधिकांश रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण पर खर्च किए जाते हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के पास अवसर की अपेक्षाकृत छोटी खिड़की ही उपलब्ध है। इसके कारण भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लघु बनी रही है और इसकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है। अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन का प्रभाव। चीन ने अपने स्वयं के नेविगेशन सिस्टम बीडाओ के सफल प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की है। यदि बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI के सदस्य देश भी चीन के अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान करते हैं या इसमें शामिल होते हैं तो चीन की स्थिति और सुदृढ़ होगी। भारत जैसी उभरती हुई अंतरिक्ष शक्तियों के लिए इससे एक गंभीर चुनौती का उभार हो सकता है। वृद्धि ये भी एक चुनौती है। जो स्पेस डिब्रीज हैं
बढ़ते अंतरिक्ष अभियान के साथ बाह्य सौर मंडल में अंतरिक्ष मलबे स्पेस डिब्रीज उच्च कक्षीय गति के कारण वर्तमान में कार्यान्वित और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को हानि पहुंचा सकता है। अंतरिक्ष चुनौती क्या है? वैश्विक भरोसे की कमी, ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट में वृद्धि। बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के लिए हथियारों की होड़ दुनिया भर में संदेह, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता का माहौल पैदा कर रही है, जो संभावित रूप से संघर्ष की ओर ले जा रही है। इससे उपग्रहों की पूरी श्रृंखला के साथ साथ वैज्ञानिक अन्वेषणों और संचार सेवाओं से संलग्न लोगों के लिए जोखिम उत्पन्न होगा। प्रदान करने के लिए और अंतरिक्ष पर्यटन जेफ बेजोस द्वारा के लिए उपग्रह अभियानों के विकास के कारण बाह्य अंतरिक्ष का वाणिज्यीकरण तेज हो रहा है। किसी नियामक ढांचे की अनुपस्थिति में बढ़ते वाणिज्यीकरण से अंतरिक्ष पर एकाधिकार जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। आगे की राह, निजी निकायों को विधायी समर्थन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार भारत में अंतरिक्ष खंड में 40 से अधिक वित्त पोषित स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। वर्तमान परिदृश्य और उभरता हुआ परिदृश्य भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों पर एक राष्ट्रीय विधान के माध्यम से विधायी निश्चितता में निजी संस्थाओं के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने की आवश्यकता को उचित ठहराता है। यह बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र संधियों के तहत अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकने में भारत का समर्थन भी करेगा। अगला, अंतरिक्ष आत्मरक्षा क्षमताओं में वृद्धि। चूंकि अंतरिक्ष एक चौथा युद्ध क्षेत्र बन गया है, भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। किलो एम्पेयर लीनियर इंजेक्टर को देश की शांति को बाधित करने के उद्देश्य से आने वाले किसी भी मिसाइल के सक्षम प्रतिरोध के रूप में विकसित किया जा रहा है। अंतरिक्ष संपत्ति की रक्षा, मलबे और अंतरिक्ष यान सहित अपनी अंतरिक्ष संपत्ति का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए भारत को विश्वसनीय एवं सटीक ट्रैकिंग क्षमताओं की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट नेत्र, जो भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है, इस दिशा में एक अच्छा कदम है। भारत के लिए स्पेस फॉर वुमेन जैसी परियोजना अंतरिक्ष क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत को बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की स्पेस फॉर वीमेन जैसी परियोजना को अपनाने की ज़रूरत है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरिक्ष जागरूक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से छात्राओं के लिए कॉलेज इसरो इंटर्नशिप कॉरिडोर का निर्माण किया जा सकता है, ताकि वे धरती से पार अंतरिक्ष में भी अपने पंख पसार सकने की संभावनाओं से परिचित हो सकें। अंतरिक्ष में अस्थायी उपस्थिति, भारत को अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करने की पहल करनी चाहिए और दीर्घ अवधि में एक ग्रह रक्षा कार्यक्रम तथा संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा भारत के लिए अपनी अंतरिक्ष उपस्थिति पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है और इस क्रम में इसरो ने मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया है, जिसकी शुरुआत आगामी गगनयान मिशन के साथ हुई। अब देखते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। उभरते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र ने भारत की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसकी कमजोरियों में भी योगदान किया है। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। पहला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा भुवन क्या है?
तो सी ऑप्शन सही है। भुवन क्या है? तो भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल। ऐसे पूछ ले विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस क्या था? विक्रम एस था भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया रॉकेट। अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की क्या योजना है और यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे लाभान्वित करेगा? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि स्पेस जो वो है अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है इसके बारे में, और ये हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे लाभान्वित करेगा, इस पर भी प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न 2016 में जो पूछा गया था, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा करें। इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार मदद की? तो 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।